हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम काउंसलर। आज हम जो हमने कल एमसीक्यूज़ करे थे जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड इश्यूज़, उसका सेकंड पार्ट कैरी ऑन करेंगे। उसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप और एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन द एग्ज़ाम काउंसलर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज भी मिलेंगे और फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे साथ इन टच रहना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो टुडे आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ डज जेंडर बेस्ड वायलेंस अफेक्ट सोसाइटी। अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है, कल हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे जेंडर के इश्यूज़ के रिलेटेड, आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है वो कैसे अफेक्ट करती है हमारी सोसाइटी को, सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है उसका, क्या वो प्रमोट करता है सोशल कोहिजन, क्या वो रेनफोर्स करता है जेंडर इक्वालिटी को, क्या वो अंडरमाइन करता है ह्यूमन राइट्स एंड हिंडर करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, या फिर वो एनकरेज करता है जेंडर डाइवर्सिटी। तो क्या असर पड़ता है हमारी सोसाइटी पे इसका। देखो, अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस होगी ना तो उसका ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, है ना। तो राइट ऑप्शन विल बी इट अंडरमाइंस ह्यूमन राइट्स एंड हिंडर्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या होता है, हमारे जो ह्यूमन राइट्स है वो अंडरमाइन होते हैं, और जो भी सोशल हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो भी रुक जाती है, उस पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। ठीक है, देखो, क्योंकि अगर जब दोनों जेंडर्स जब तक साथ में काम नहीं करेंगे ना, तब तक कोई भी सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती है ना। इन शॉर्ट हमें ये चीज़ पता है कि जब तक दोनों जेंडर्स या तीनों जेंडर्स, ट्रांसजेंडर्स इनफैक्ट, जब तक सारे जेंडर्स जो है सोसाइटी में एक साथ नहीं होंगे, उनकी एक साथ में डेवलपमेंट नहीं होगी, उनकी एक साथ में चीज़ें नहीं होंगी, तब तक जो है एक सोसाइटी या फिर एक नेशन जो है वो ना प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर सकता, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो। तो इसलिए क्या है, जेंडर्स की जो इक्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस होगी तो उससे क्या होगा, उससे जो है हमारी डेवलपमेंट काफ़ी बुरा असर पड़ जाएगा। ठीक है, ओके, काफ़ी ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं ये, है ना, इसमें कुछ फैक्चुअल नहीं है एज सच। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जेंडर कोटाज इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जेंडर कोटाज क्यों रखे जाते हैं। जैसे हमने कल भी देखा था ना कि विमेन रिजर्वेशन लाई गई हमारी लोकसभा में, है ना, बिल लाया गया, इनफैक्ट वो एक्ट भी बन गया, अमेंडमेंट एक्ट आ गया था वो विमेन रिजर्वेशन को लेकर के 1/3 जो है सीट्स रिजर्व रखी जाए विमेन के लिए, है ना। तो ये चीज़ है कि क्यों कर रहे हैं हम ये जेंडर कोटाज, हम क्यों दे रहे हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, क्यों, क्या पर्पज़ है इसका। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वहाँ पे जैसे मेल्स है, अगर वो पॉलिसीज़ फ्रेम कर रहे हैं, अगर वो कोई भी चीज़ें लाइक कुछ स्कीम्स है, या फिर जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है हमारी सोसाइटी को लेके, अगर मेल्स कर रहे हैं तो सेम फीमेल्स के लिए भी होना चाहिए, फीमेल्स का भी उसमें सेम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब तक दोनों जेंडर्स नहीं होंगे तब तक एक सोसाइटी अच्छे से नहीं प्रोग्रेस करेगी। तो जब दोनों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल होगा तभी जाके जो पॉलिसीज़ है वो वायबल होगी हमारी सोसाइटी के लिए, है ना। ओके, सो व्हाट डज इट आस्क, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जेंडर कोटाज। तो हम बोलेंगे क्या पर्पज़ है इसका, टू एंश्योर दैट पॉलिटिकल लीडरशिप रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि हमारी जितनी भी डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन में वो रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना। ये नहीं है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में हम देखते हैं ना कि अक्सर अगर हम देखेंगे हमारे जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हम देखें या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स में देखें, मैक्सिमम होते हैं हमारे मेल्स, है ना। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे 80% से भी ज़्यादा मेल्स होते हैं। तो हम नहीं चाहते ये चीज़, हम चाहते हैं कि जो डाइवर्सिटी हमारी पॉपुलेशन में, चाहे मेल्स, फीमेल्स, इनफैक्ट ट्रांसजेंडर्स हो, सबकी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, सबके ओपिनियंस जो है वो सामने आने चाहिए। ठीक है, इसलिए हम जेंडर कोटाज को लेकर आते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जेंडर इनइक्वालिटी इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है हमारी जेंडर इनइक्वालिटी का। तो ऑब्वियसली नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि अगर जेंडर इनइक्वालिटी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। सो राइट आंसर विल बी यस, इट हिंडर्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारी जो डेवलपमेंट होगी इकोनॉमिक, उसको रोकेगा, उस पर बुरा असर डालेगा। ठीक है, हाँ जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जेंडर स्पेसिफिक हेल्थ पॉलिसीज़। जेंडर स्पेसिफिक जो हेल्थ पॉलिसीज़ है उनका क्या पर्पस है। तो क्या पर्पस रहेगा हमारा
कि जो सारे जेंडर्स हैं हमारे, उनके लिए जो है कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती है, कुछ बायोलॉजिकल नीड्स होती है जो मेल्स की अलग होंगी, फीमेल्स की अलग होंगी, या फिर ट्रांसजेंडर्स की अलग होंगी। तो क्या है, जो हमारी हेल्थ पॉलिसीज़ है वो क्या होनी चाहिए, वो जेंडर स्पेसिफिक होनी चाहिए, है ना, ताकि हर एक की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए और उनको प्रॉपर केयर भी मिले अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, है ना। तो हमारा पर्पज़ क्या है इसमें, टू प्रमोट इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर ऑल जेंडर्स, कि जिस हिसाब से जिसको चाहिए, इक्विटेबल उस चीज़ को बोलते हैं कि जिसको जिस हिसाब से ठीक चाहिए उसको उस हिसाब से एक्सेस मिल जाना चाहिए हेल्थ केयर का, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जेंडर इनइक्वालिटी इंटरसेक्ट विद अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है तो उसका क्या असर पड़ेगा दूसरे फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पर। देखो, अगर हम सिंपली समझेंगे इस चीज़ को, अगर जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है तो फिर जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होंगे ना, तो उन पे भी बुरा असर पड़ेगा, है ना। देखो कैसे, अगर हम देखेंगे एक फैमिली है, वहाँ पे हस्बैंड है, एक वाइफ है, तो अगर वहाँ पे वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है ना, तो अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, सिर्फ वो चीज़ नहीं होती है, फिर अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो उस पर और भी बुरा असर पड़ेगा, वो वर्क पे भी नहीं जा रही होगी क्योंकि उस पर प्रेशर होगा, है ना, उसकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाएगी, उसको वो वाला बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, उसकी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी, वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा ये डिपेंडेंट होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो असर डालते हैं बाकी फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पर भी, अगर हमारी जेंडर इनइक्वालिटी होगी, है ना। सो द आंसर विल बी, आई होप यू मस्ट हैव आंसर्ड इट, आंसर विल बी इट कंपाउंड्स एंड एक्सैरबेट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। ये क्या करता है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देता है ना। जिस भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हो, अगर जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है उस चीज़ को बढ़ावा देता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग परसेप्शंस ऑफ जेंडर। मीडिया का क्या रोल है परसेप्शंस ऑफ जेंडर को शेप करने में, क्या रोल प्ले करता है मीडिया। देखो, जब भी मीडिया में चीज़ें आती है ना, उससे क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स और बायसेस जो है ना वो परपेचुएट होते हैं ना। क्या होता है जब मीडिया पे अक्सर चीज़ें आती है, देखो अब रोल, इस मीडिया का रोल जो है ना वो इट डिपेंड्स कि मीडिया कैसे रोल अपना प्ले कर रहा है ना। तो या तो अगर मीडिया अगर पॉजिटिव रोल प्ले करेगा तो पॉजिटिविटी ही आएगी, है ना। और अगर मीडिया नेगेटिव रोल प्ले करेगा तो फिर नेगेटिव चीज़ें ही परपेचुएट होंगी, है ना। तो इट डिपेंड्स, तो अगर आपको इसमें ऑप्शंस में उस हिसाब से आएंगे ना, तो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा परपेचुएट स्टीरियोटाइप्स एंड बायसेस, तो ये चीज़ भी मीडिया कर सकता है ना, कि मीडिया अगर ज़्यादा दिखा रहा है स्टीरियोटाइप्स को शोकेस कर रहा है, ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा दिखा रहा है, कल्चरल चीज़ों को जो इसको बढ़ावा देते हैं जेंडर इनइक्वालिटी को, तो वो भी उसका रोल प्ले कर सकता है उस चीज़ के लिए। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट कर सकता है ना। तो इसका ऑप्शन हमारा आ सकता है बोथ ए एंड सी, है ना। ए भी कर सकता है, सी भी कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द रोल ऑफ मीडिया। ठीक है, इसमें ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, इट डिपेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप जो है ना, इसमें आप ए एंड सी बोथ रखेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जेंडर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग। तो जो अर्बन प्लानिंग है उसका क्या फ़ायदा है अगर हम उसको जेंडर सेंसिटिव रखेंगे। देखो सिंपल सी बात है, हम देखते हैं हमारे अर्बन एरियाज़ में जब ट्रेन्स चलती है ना, हमारी जो ट्रेन्स है, तो हम उसमें देखते हैं वहाँ पे लेडीज़ कंपार्टमेंट अलग से रखे होते हैं ना, हम सब ने देखा है लेडीज़ कंपार्टमेंट रखे होते हैं, क्यों, ताकि जो हमारी फीमेल्स है या जो लेडीज़ है वो आराम से ट्रैवल कर सके, जो भी उनको है, जो भी मेन चीज़ें हैं जिन पे एक्सेस होता है हर एक इंसान का, वो आराम से उस चीज़ को यूज़ कर सके, है ना। ऐसा ना हो कि उनको अनकंफर्टेबल फील हो, अगर ज़्यादा कुछ रश है या और कुछ है, वो नहीं, कुछ लोग सेफ़ नहीं फील करते हैं, तो उनके लिए अलग से कंपार्टमेंट रखे थे ताकि वो सेफली उस चीज़ को यूज़ कर सके, जो हमारी रेलवे की फैसिलिटीज़ है। तो अर्बन प्लानिंग में क्या करना, हम क्या देखते हैं कि जो हमारी अर्बन प्लानिंग हो रही है उसमें जेंडर सेंसिटिव हम देखते हैं, जेंडर सेंसिटिव है कि नहीं है, कि कहीं किसी जेंडर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वेदर इट बी मेल और फीमेल, क्या सबको इक्वल एक्सेस मिल रहा है हमारी फैसिलिटीज़ का अर्बन एरियाज़ में। तो वो एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जेंडर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग का, है ना। सो आवर आंसर विल बी टू ensure urban environments are safe, accessible and inclusive for all genders, कि क्या सारे जेंडर्स के लिए जो है हमारा अर्बन एनवायरनमेंट जो है वो सेफ़ है, एक्सेसिबल है और इंक्लूसिव है, कि हर कोई अच्छे से सेफली यूज़ कर पा रहा है हमारी चीज़ों को या नहीं। ओके,
देखो ये उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, बट मैं आप लोगों को साथ साथ एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ना जब एग्जांपल्स देते हैं ना तो आपके दिमाग में चीज़ें रह जाएंगी, तो यू विल नॉट बी कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। ओके, बस समझने की कोशिश करें आप, काफ़ी ईजी टॉपिक है ये। ओके सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एम ऑफ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन? तो एजुकेशन में भी हम क्यों चाहते हैं जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को? सेम, हम चाहते हैं ताकि सारे जेंडर्स इक्वली पढ़ सके, उनको एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ है, प्रैक्टिसेस है, सबके लिए वो सूटेबल हो, सबके लिए एक्सेसिबल हो, है ना? वही मेन हमारा ऑप्शन होता है इसमें। तो हमारा आंसर होगा एंश्योर दैट एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस एड्रेस द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल जेंडर्स। कि हम चाहते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की होती है जो स्पेसिफिक विमेन के लिए है, या कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट देखता है कि वहाँ पे विमेन का प्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे हमने रिसेंटली देखा स्टेम, आई स्टेम करके एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की, किसके लिए? क्योंकि जो साइंस टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, जो ये वाला है, या फिर मैथमेटिक्स भी कहीं पे यूज़ होता है इसमें, या फिर मेडिसिन भी, तो ये जो ये वाला फील्ड है वहाँ पे देखा गया कि जो गर्ल्स है या विमेन है उनका रिप्रेजेंटेशन एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा कम है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ पॉलिसी लॉन्च की आई स्टेम, ताकि वो प्रमोट करे विमेन को या गर्ल्स को, ताकि वो जो हायर एजुकेशन है वो साइंस टेक्नोलॉजी में ले। तो ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट ला रहा है ना एजुकेशन में, था क्यों, किसके लिए? ताकि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग हो, ताकि सारे जेंडर्स को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि उनके एड्रेसेस और उनके नीड्स को देखा जाए, है ना? ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़? अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के साथ क्या होगा? तो वी नो दैट अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो हिंडर होगा, ऑब्वियसली सबको नहीं मिलेंगी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कुछ जेंडर्स को ज़्यादा मिलेगा, किसी जेंडर को कम मिलेगा अगर हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, है ना? सो अ राइट ऑप्शन विल बी इट हिंडर्स इक्वल एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन जेंडर। ओके, हाँ जी, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जेंडर सेंसिटिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़? कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ है उनमें जेंडर सेंसिटिव होना क्यों ज़रूरी है? सिंपल सी चीज़ है, ताकि जितने भी जेंडर्स हैं उनकी जो नीड्स है या वल्नरेबिलिटीज़ है या जो उनकी प्रॉब्लम्स है या उनके सोल्यूशंस है, इनफैक्ट वो सारे जो है ना वो एड्रेस हो सके प्रॉपरली। उसके लिए हम जेंडर सेंसिटिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ लाते हैं। ऐसा ना हो कि फ़ीमेल्स के पर ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है पोस्ट डिज़ास्टर, या फिर मेल्स पर ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, या फिर ट्रांसजेंडर्स पे, तो हम उस किस्म की पॉलिसीज़ लेकर आएंगे ताकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी जो है जेंडर्स इक्वली उनके लिए पॉलिसीज़ हम लेके आ सके, है ना? सो आवर आंसर विल बी to address the specific needs and vulnerabilities of different genders during emergencies. Okay, our answer will be option B. Okay, okay, so let me tell you कि हमारा जो एप्लीकेशन है ना, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं रेगुलरली। आप भी दे सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट है आप लोगों के लिए। क्योंकि क्या होता है, जितने आप टेस्ट देंगे, जितने एमसीक्यूज़ आप प्रैक्टिस करेंगे ना एग्जामिनेशन मोड टाइप में, उससे क्या होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी। क्योंकि ऐसे सिर्फ वॉच करने से भी नहीं होगा ना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से, ताकि आपको पता चले कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई है या नहीं है। तो आप जो है ना वो सारे फ्री मॉक टेस्ट अच्छे से कर सकते हैं अटेम्प्ट, ताकि आपको पता चले कि आपकी पोजीशन कहाँ पे है। उसके बाद जो है वहाँ पे आपको और एमसीक्यूज़ के कोर्सेज़ भी मिलेंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट आर टू अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? और साथ साथ वीडियोज़ भी वॉच करते रहे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हाउ डज़ जेंडर इनइक्वालिटी कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? अगर जेंडर इनइक्वालिटी होगी तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे होगी, कैसे कंट्रीब्यूट करेगा वो? देखो इसका सिंपल एग्जांपल है, हम देखते हैं जो हमारी फीमेल्स होती है ना ज़्यादातर घरों में, क्योंकि इंडिया का अगर हम देखेंगे 70% जो है वो रूरल एरियाज़ ही है ना। तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है, विमेन जो है ज़्यादातर फ्यूल वुड का यूज़ करती है, लाइक चूल्हा जलाने में, या फिर और भी बाकी चीज़ें होती है, ज़्यादातर इस्तेमाल होता है फ्यूल वुड का। तो जब तक आप जेंडर्स को, दोनों जेंडर्स को इंक्लूड नहीं करोगे ना इन्वायरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज़ में, आप उनको नहीं बताओगे कि क्या है क्या नहीं है, या उनको आप इन्वॉल्व नहीं करोगे पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में, तो उनको कैसे पता चलेगा कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन क्या है, हमें क्यों करना है, किस लिए करना है?
तो इसलिए जो है ना जेंडर इनइक्वालिटी अगर होगी हमारी तो एनवायरनमेंट भी डिग्रेड काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जब आप जेंडर की इक्वालिटी रखोगे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हमारी कम होगी, क्योंकि सारे जेंडर्स को इक्वल एक्सेस होगा। लाइक हमारे पास क्लीनर फ्यूल्स है, एलपीजी सीएनजीज है, या फिर हम उनको एडुकेट करेंगे कि आपको कैसे चलना है, आपको क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो उस वजह से क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा, है ना। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी, देखो जब आपको चीज़ें क्लियर होंगी ना माइंड में, तो ऑप्शन ढूंढना इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि बिल्कुल ईजी है, बस आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट्स आस्किंग। सो आवर आंसर विल बी, इट हिंडर्स इफेक्टिव कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय एक्सक्लूडिंग सर्टन जेंडर्स, है ना। अगर इनइक्वालिटी होगी तो वो इफेक्टिव कंजर्वेशन एफर्ट्स को हिंडर करेगा, कम करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट और ज़्यादा डिग्रेड हो सकता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसिंग। हम क्यों जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसिंग लाते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि जो पॉलिसीज़ है वो जेंडर रिस्पॉन्सिव हो, चाहे वो किसी भी फील्ड की पॉलिसीज़ हो हमारी, वो जेंडर रिस्पॉन्सिव क्यों होनी चाहिए, ताकि जो सारे जेंडर्स हैं जितने भी हैं उनको जो है प्रॉपर सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले, और उनका रिप्रेजेंटेशन हो हर जगह इक्वली, है ना। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी टू एंश्योर दैट policing practices address the safety and security needs of all genders. Okay. And the next question, what is the aim of gender sensitive media representation। अब अगर हम gender sensitive media representation करते हैं, उसका क्या एम है, कि हम मीडिया में दिखा रहे हैं जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, कि नहीं जी सारे जेंडर्स इंपॉर्टेंट है, हर जेंडर का इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले है ना। उसका क्या एम है, क्यों हम मीडिया में रिप्रेजेंट करते हैं जेंडर सेंसिटिविटी को। क्या हम चाहते हैं कि स्टीरियोटाइप्स और बायसेस आए, नहीं हम नहीं चाहते हैं वो, हम चाहते हैं वो ख़त्म हो। चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड नॉर्म्स, या एक्सक्लूड सर्टन जेंडर्स, या फिर रेनफोर्स जेंडर न्यूट्रल नैरेटिव्स इन मीडिया कंटेंट। हम क्या चाहते हैं, हाँ जी, हम चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स या नॉर्म्स हैं वो ख़त्म किए जाए, हम उनको चैलेंज करते हैं मीडिया के थ्रू। कि अगर कुछ ऐसे, जैसे कि ट्रेडिशनली बोला जाता है अक्सर कि लाइक कुछ ऐसे जॉब्स है वो फीमेल्स नहीं कर सकती, कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है कि ज़्यादातर हम देखते हैं जो पिंक कॉलर जॉब्स है, तो माना जाता है कि पिंक कॉलर जॉब्स लेडीज़ के लिए है, और हम देखते भी हैं अक्सर लेडीज़ ही होती है पिंक कॉलर जॉब्स में। पिंक कॉलर मतलब जैसे कि नर्सेज होगी हमारी, या टीचर्स होगी हमारी, तो पिंक कॉलर जॉब्स के लिए फ़ीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेबल किया जाता है। तो ये जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स या नॉर्म्स है ना, उनको हम चैलेंज करना चाहते हैं ना। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ना हो, हर एक जेंडर इक्वल है, जो चाहे वो काम कर सकता है, ठीक है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डू जेंडर स्टीरियोटाइप्स प्ले इन शेपिंग करियर चॉइसेस। देखो सेम क्वेश्चन है कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या रोल प्ले करते हैं कैरियर चॉइसेस में। सेम जो मैंने आपको अभी बोला कि हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि नहीं फीमेल्स ये वाली जॉब नहीं कर सकती, फीमेल इंजीनियर नहीं हो सकती, फीमेल ज़्यादा एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जेंडर्स के रिलेटेड है, कि अगर फीमेल है वो नर्स ही ठीक है, चलो अगर मेल है मेल नर्स नहीं बन सकता, नहीं वो ठीक नहीं है, उसके लिए प्रेफरेबल नहीं है। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स है ना, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शेपिंग करियर चॉइसेस में, है ना। तो क्या है हमारा, व्हाट रोल डू जेंडर स्टीरियोटाइप्स प्ले, क्या रोल प्ले करते हैं वो लिमिट करते हैं इंडिविजुअल्स के कैरियर ऑप्शंस को बेस्ड ऑन जेंडर नॉर्म्स, है ना। एक्सपैंड अपॉर्चुनिटीज़, नहीं। हैव नो इन्फ्लुएंस, बिल्कुल नहीं। प्रमोट जेंडर डाइवर्सिटी, बिल्कुल नहीं। तो हम उनको बोलेंगे कि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है वो लिमिट करते हैं, कम ऑप्शंस रखते हैं लोगों के लिए बेस्ड ऑन जेंडर नॉर्म्स, है ना। सो आवर ऑप्शन विल बी, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, है ना। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। अगर कहीं पे भी कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, आप कमेंट कर सकते हैं। वी आर हेयर टू आंसर योर क्वेरीज, ओके। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जेंडर इनइक्वालिटी इम्पैक्ट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल रिसोर्सेज। अगर जेंडर इनइक्वालिटी होगी तो उसका क्या असर पड़ेगा टेक्नोलॉजी और डिजिटल रिसोर्सेज पे। तो ऑब्वियसली हिंडर करेगा, है ना। इक्वल एक्सेस नहीं होगा लोगों का। इसकी भी एग्जांपल्स है हमारे पास, हम देखते हैं अगर
विलेज एरियाज़ में या फिर अगर पुअर हाउस होल्ड है, तो हम क्या देखते हैं ना कि जो मेल मेंबर होता है फैमिली का, उसके पास मोबाइल फ़ोन होता है, बोलते हैं हाँ इसको नीड है, इसको ज़रूरत है। बट वहीं पे अगर फीमेल है या फिर अगर बॉय है उसके पास है, अगर गर्ल है घर में उसके पास नहीं है। काफ़ी एरियाज़ में ऐसा देखा जाता है, हमारे पास काफ़ी सारा डेटा होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर पुअर हाउस होल्ड है या काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, प्रेफर करते हैं कि मेल के पास टेक्नोलॉजी हो लेकिन फीमेल को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको क्या करना है ना, इसको नहीं चाहिए। तो ये क्या है ना, जेंडर इनइक्वालिटी है ना, जिसने एक्सेस क्या किया, जिसने इम्पैक्ट किया टेक्नोलॉजी को, कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है टेक्नोलॉजी यूज़ करना। उसकी वजह से क्या होगा, जो फीमेल्स है ना वो बैकवर्ड रह जाएंगी, उनको नहीं पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी है या डिजिटल रिसोर्सेज है, उसका काफ़ी ज़्यादा जो है बुरा असर पड़ सकता है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा दैट विल बी इट हिंडर्स इक्वल एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन जेंडर। और राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the significance of gender sensitive peace building efforts? हम पीस बिल्डिंग एफर्ट्स लेते हैं क्योंकि अगर कहीं पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कहीं पे कुछ वॉर्स हो रहे हैं, तो उसके बाद जो है ना पोस्ट वॉर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट हम क्या करेंगे, हम कैसे पीस बिल्डिंग एफर्ट्स लेंगे, उसके लिए भी जो है जेंडर सेंसिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारे जेंडर्स जो है ना वो सेफ़ रहे, उनके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी रहे, है ना। दैट इज़ द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ जेंडर सेंसिटिव पीस बिल्डिंग एफर्ट्स। ओके, सो आवर राइट ऑप्शन विल बी to address the specific needs and priorities of different genders in post-conflict settings. Okay. Okay. So our last question will be, what is the purpose of gender responsive social protection measures? Social protection programs. क्या पर्पस है जेंडर रिस्पॉन्सिव सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स का? सेम चीज़, क्या होना चाहिए ताकि जो जेंडर्स है उनको इक्वल सिक्योरिटी मिले, प्रोटेक्शन मिले उनको। जो भी हम सोशल प्रोग्राम्स है या जो भी सोसाइटी में चीज़ें हो रही है वहाँ पे ऐसे हम पॉलिसीज़ को फ्रेम करें ताकि जितने भी हमारे जेंडर्स हैं उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले, है ना। सो आवर राइट आंसर विल बी to address the specific vulnerabilities and needs of different genders in social welfare initiatives. Okay, so our answer will be option B. Okay, I hope it's clear to all of you. देखो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, बट अगर तब भी आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क एनीथिंग, वी आर हेयर टू सॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई एम कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर। खुदा हाफिज़।